ओम ओम। आज हम फिर से ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है उनके प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम आज हम जो है मतलब इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का आज का ये मेरा 5वां वीडियो है, जिसमें हम आज लगभग पेज नंबर 171 से लेकर 180 तक के प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। दीक्षा यूट्यूब चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। और कंटेंट अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट को जो रिप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये मेरा 5वां वीडियो है। पेज नंबर 171 से लेकर 180 तक के प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये प्रश्न है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। शुरू करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा की भूमिका होती है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने में, इन सब में भूमिका होती है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह के लिए। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह के लिए। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल एवं मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल एवं मनमोहन सिंह। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1952 में। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 अप्रैल 1954 को। अब देखेंगे पेज नंबर 171। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुच्छेद संख्या 250 है, सही है। राज्यसभा की अधिकतम अनुच्छेद संख्या 250 है, सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, एकदम सही है।
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए, सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए, सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए राज्यसभा के लिए, सही है। इस प्रकार से इसका आंसर 3 होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, सही है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, गलत है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकती है? 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? 14 दिन। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से। राज्यसभा विघटित हो जाती है? कभी नहीं। राज्यसभा विघटित हो जाती है? कभी नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अब देखेंगे पेज नंबर 172। निम्न में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? आंध्र प्रदेश राज्यसभा का स्थानों की संख्या। आंध्र प्रदेश में 18, ये गलत है। उड़ीसा में 10 है, सही है। उड़ीसा में राज्यसभा की सीट 10 है। उड़ीसा में राज्यसभा की सीट 10 है, सही है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट 18 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट 18 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट 18 है, सही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है, एकदम सही है। भारत में निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक को। भारत में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक को। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 लोकसभा के प्रश्नों को अब देखेंगे। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 131 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 331 में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545 है। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550 है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 524 है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 524 है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित कर भेजती है? 19 है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों
की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 543 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 543 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में किस ईस्वी सन में किया गया? 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? एक एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख है। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 171 है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131 है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। भारत के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों को संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 21वां। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों को संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? असम में लोकसभा का स्थान 13, ये सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा का स्थान 25 गो है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा का स्थान 25 है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा का स्थान 25 है, सही है। पंजाब में लोकसभा का स्थान 13 है, सही है। पंजाब में लोकसभा का स्थान 13, पंजाब में लोकसभा का स्थान 13 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का स्थान 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का स्थान 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का स्थान 42 है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को। निम्न राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र में। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में।
बिहार में लोकसभा की सीटें की कुल संख्या कितनी है? 40। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 11। निम्न 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? हरियाणा में। 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? हरियाणा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे नंबर? दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली के। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली के। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि को निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब देखेंगे पेज नंबर 173। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रकृत न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय में से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 6 माह। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 6 माह। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता संख्या कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 1 लाख रुपया। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 1 लाख रुपया। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 ईस्वी से। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 से। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। 1 वर्ष में लोकसभा के समानतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3। 1 वर्ष में लोकसभा के समानतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है 30 वर्ष से कम उम्र न हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है उम्र 30 वर्ष, ये गलत है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष है। और दूसरी योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो, ये सभी होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता है उम्र 30 वर्ष से कम न हो, ये गलत है। कम से कम इस 30 की जगह पर 25 होना चाहिए। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष है।
10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 174। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इन विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं स्थगन द्वारा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त किया जाता है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं स्थगन द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। समानतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा। समानतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक को। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक को। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियाँ समान है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330 में। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल तथा तमिलनाडु के लिए, बिहार तथा झारखंड और पंजाब तथा हरियाणा में। निम्न राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें नहीं है? नहीं, केरल तथा तमिलनाडु में, बिहार तथा उत्तराखंड में, पंजाब तथा हरियाणा में। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? नागालैंड, सिक्किम एवं गोवा में। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? नागालैंड, सिक्किम एवं गोवा में। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निहरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया
गई हो। लोकसभा के कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरर्थित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करें। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करें। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए है? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? दोनों, ऊपरी और निचली सदन अलग से हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या समय को? भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को। भारत में शून्यकाल 0 हावर का शुरू की गई 1962 में। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? 1962 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पश्चात न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम एवं मिजोरम में। निम्न राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम एवं मिजोरम की केवल एक सीट है। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 175। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्न लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक लोकसभा की अवधि तक कार्य किया? 5वीं लोकसभा। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? समान विधेयक पर। किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? समान विधेयक पर। निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है, सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है, सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है, सही है। आंसर डी होगा।
और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं अटल बिहारी वाजपेयी। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार? भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 176। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? सबसे पहले आएगा जवाहरलाल नेहरू, फिर आएगा इंदिरा गांधी, फिर आएगा मोरारजी देसाई, लास्ट में आएगा चौधरी चरण सिंह। सबसे पहले आएगा जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर पर आएगा इंदिरा गांधी, 3 नंबर पर आएगा मोरारजी देसाई, 4 नंबर पर आएगा चौधरी चरण सिंह। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर आएगा चौधरी चरण सिंह। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है निम्न सदन में बहुमत दल का। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है निम्न सदन में बहुमत दल का। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। भारत के प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। भारत के प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं था? पी.वी. नरसिंह राव। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पी.वी. नरसिंह राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने का समय राज्यपाल का सदस्य था श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था श्रीमती इंदिरा गांधी।
प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एच.वी. देवगौड़ा। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एच.वी. देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को एवं एच.डी. देवगौड़ा को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? चौधरी चरण सिंह का। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? चौधरी चरण सिंह का। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जवाहरलाल नेहरू। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी के। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी के। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? 3। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? इंदिरा गांधी के। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? इंदिरा गांधी के। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है वीपी सिंह एवं एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है वीपी सिंह एवं एच.डी. देवगौड़ा।
और पढ़ेंगे पेज नंबर 177। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा एवं अटल बिहारी वाजपेयी। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में सही है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। प्रधानमंत्री इसके प्रधान होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। प्रधानमंत्री इसके प्रधान होते हैं। और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा के। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 178। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 माह। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं रहता है? संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है? संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में शामिल रहता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल रहता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री एवं सबसे छोटा उप मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति।
मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद के। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से 12 निकाय। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से 12 निकाय। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिपरिषद का गठन करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। मंत्रिमंडल का गठन करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा विश्वास प्राप्त हो। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। निम्न में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पदत्याग से। किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पदत्याग से। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसी अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसी अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 15% से। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के। संसदीय तंत्र में
निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर एवं सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर एवं सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शनमुखम चेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? B.R. अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? B.R. अम्बेडकर। निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद में से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। निम्न में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? जगजीवन राम। कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? HR खन्ना के पास। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? HR खन्ना के पास है। निम्न में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 179। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। गलत है। न तो 1 और न ही 2। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। एकदम सही है। इसका आंसर ये होगा। संघ सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। सही है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। एकदम सही। इस प्रकार इसका आंसर भी होगा। इनमें से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? VPC R वेंकट रमन, YV चौहान एवं प्रणब मुखर्जी। कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? VPC R वेंकट रमन, IV चौहान एवं प्रणब मुखर्जी। ये सब क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये गलत है। संसद से बाहर
कि किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है, बल्कि किया जा सकता है। कौन सा एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण है? यह संसद का एक भाग है, सही है। यह संसद का एक भाग है, सही है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, सही है। यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, सही है। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। निम्न में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? मंत्रिपरिषद के। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत एवं अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत एवं लोकसभा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष एवं महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिसिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त, नियंत्रक एवं माल लेखा परीक्षक, इन सब के बारे में प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री क्या? भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री क्या? उप प्रधानमंत्री का पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई के समय। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई के समय में। 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह एवं बाबू जगजीवन राम। 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह एवं बाबू जगजीवन राम। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7। उप प्रधानमंत्री के पद पर कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है, सही है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है, सही है। कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? बी.डी. जत्ती। कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? बी.डी. जत्ती। भारत के उप प्रधानमंत्री रहे सरदार पटेल, चरण सिंह एवं एल.के. आडवाणी। भारत के उप प्रधानमंत्री रहे सरदार पटेल, चरण सिंह एवं एल.के. आडवाणी। निम्न में किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? 1967 से 1969 के दौरान। किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? 1967 से 1969 में। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए? 10%। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? 10%। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसकी समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह।
राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? वाई बी चौहान को। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? वाई बी चौहान को। कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? मनमोहन सिंह। कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता के पर कभी नहीं रहे? मनमोहन सिंह। लोकसभा में विरोधी दल के नेता पर रहे एल के आडवाणी एवं सोनिया गांधी एवं सरदार शरद पवार। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का ये 5वां वीडियो जो है वह ख़त्म हो चुका है, जो लगभग 171 से लेकर 180 तक के प्रश्नों को देखे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत अति उपयोगी प्रश्न है। आप लोग इससे 1-2 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा ताकि बहुत हद तक आपको याद भी हो जाएगा। 2 बार के रिवाइज में अधिकतर चीज़ आपको याद हो जाएगा। और परीक्षा हॉल में जाइएगा तो देखते मतलब टीका लगा दीजिएगा। और हो सके तो दीक्षा यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और हम प्रयास करते हैं कि एकदम कम से कम समय में 2 बार रिपीट कर सके ताकि आपको समय की बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।